नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज बात करेंगे नियम 134A की, उस नियम 134A की जिसको हाल ही में हरियाणा सरकार ने खत्म करने का फैसला किया था, जिसका जमकर विरोध हुआ था। खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार को खूब घेरा और सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की। अब सरकार ने इसे फिर से बहाल करने का फैसला लिया है। हालांकि सरकार इसको धीरे धीरे खत्म जरूर करेगी। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर का कहना है कि नियम 134A को कक्षा दर कक्षा खत्म करेंगे, यानी कि सरकार अब इस नियम को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगी। मात्र 13 दिन के भीतर ही सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया है। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें उसने प्रदेश में नियम 134A को खत्म करने का फैसला लिया। सरकार ने नियम 134A को बहाल कर दिया है। सरकार के मुताबिक गरीब बच्चों को दूसरी से 12वीं तक निजी स्कूलों में दाखिला मिलेगा। 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों को ही इसका लाभ मिलेगा। RTE के तहत सिर्फ पहली कक्षा में ही दाखिले होंगे। शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने कहा है कि नियम 134A को कक्षा दर कक्षा खत्म करेंगे, यानी सरकार अब इस नियम को चरणबद्ध तरीके से खत्म करेगी। मात्र 13 दिन के भीतर ही सरकार ने अपने फैसले को पलट दिया। देखिए, 134A जो है वो हमने समाप्त कर दिया और RTE लागू कर दिया, लेकिन RTE जो है वो पहली क्लास से लागू होगा। हम 25% बच्चों के जो एडमिशन होंगे वो पहली क्लास में करेंगे, लेकिन लागू करने के बाद सारा कुछ देखने के बाद एक समस्या सामने आई कि जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, तो कुछ अभिभावकों ने हमारे से शिकायत की कि भी हम कहाँ जाएं, क्योंकि हमने तो बड़ी क्लास में एडमिशन करना। RTE तो पहले शुरू करेंगे, वो जैसा पहली क्लास का बच्चा है वाली दूसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, वो तीसरी में जाएगा, फिर हम पहली में करेंगे, ऐसे हम उसका एडमिशन कराएंगे। और उसमें सुविधा ये रहेगी कि 8वीं क्लास तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस स्कूल में उसका एडमिशन होगा वो 8वीं क्लास वहीं से ही पास करेगा। वो जो भी उसके घर के नजदीक स्कूल होगा उसमें उसका एडमिशन कराएंगे। तो ये दूसरी समस्या थी, उसके समाधान के लिए हमने एक निर्णय लिया कि हम जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनके साथ बातचीत करेंगे और जो बच्चे हैं जो एडमिशन लेने वाले उनके साथ, उन दोनों का तालमेल बिठा के उनका एडमिशन कराएंगे। और उसके लिए जो राशि थी वो राशि हमने बढ़ा दी। जो राशि पहले 300 थी वो हमने बढ़ा के 700 रुपए कर दिया। हम 700 रुपए देंगे उसकी फीस, और जो राशि 500 रुपए थी वो बढ़ा के हमने 900 कर दी। आपको बता दें कि जैसे ही 30 मार्च 2022 को हरियाणा सरकार ने नियम 134A को खत्म करने का फैसला लिया, इसका कई जिलों में अभिभावकों ने विरोध शुरू कर दिया। यमुनानगर में भी अभिभावकों ने शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर के सामने आपत्ति जताई थी। इसके बाद सरकार ने पुनर्विचार करते हुए अभी इस नियम के तहत निजी स्कूलों में खाली सीटों पर 10% दाखिले गरीब बच्चों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। RTE के तहत सिर्फ पहली कक्षा में ही दाखिले होंगे। अगली बार दूसरी कक्षा में RTE के तहत 25% सीटों पर दाखिले लिए जाएंगे और इसी तरह हर साल एक एक कक्षा को RTE के दायरे में लाया जाएगा। नियम 134A के तहत गरीब बच्चों को पढ़ाने वाले स्कूलों को दूसरी से 5वीं कक्षा तक प्रति छात्र 700, 6ठी से 8वीं तक 900 रुपए, 9वीं से 12वीं तक 1100 रुपए फीस प्रतिपूर्ति करेंगे। पहले ये राशि 300 रुपए, 500 रुपए और 700 रुपए थी। हाल ही में सरकार ने नगर निकाय क्षेत्रों में डेवलपमेंट चार्ज को बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसको बाद में वापस ले लिया और अब नियम 134A पर भी सरकार ने पलटी मारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि 13 दिन के भीतर ही सरकार ने यह फैसला वापस लिया है और 134A को फिर से बहाल करने का फैसला सरकार की ओर से लिया गया। हालांकि शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर ने साफ तौर पर कहा था जब 134A को खत्म किया गया था कि कांग्रेस सरकार की ये देन है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इसको लागू किया था, बनाया था, लेकिन जिस मकसद के साथ इसको कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाया गया था, कांग्रेस की सरकार की ओर से बनाया गया था या इस नियम को लाया गया था, वो मकसद पूरा कांग्रेस पार्टी अपने शासनकाल में नहीं करा पाई थी। हालांकि हमने जरूर इसमें कोशिश की है, लेकिन फिर भी सरकार को लगता है कि नियम 134A का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है और इसीलिए RTE के जरिए जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूलों में दाखिला सरकार दिलवाएगी और इसीलिए नियम 134A को खत्म करने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब सरकार को लगता है कि एक साथ इस नियम को खत्म करना इतना आसान है नहीं और सरकार ने अब धीरे धीरे सही
बट सरकार इसको खत्म करेगी, यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकार इसको खत्म नहीं करेगी, लेकिन इसके लिए समय लगेगा और धीरे धीरे साल दर साल इसको खत्म करने की दिशा में सरकार जो है वो लगातार आगे बढ़ेगी। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे पहले उनसे आपका हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से प्रवीण अत्ते साहब जुड़ गए हैं, हमारे साथ कांग्रेस की ओर से रेणु तंवर जी जुड़ गई हैं और हमारे साथ इनेलो की ओर से ओंकार सिंह जी जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन अत्रे साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए सर, भाई कोई भी फैसला सरकार अगर लेती है तो सोच समझ कर लेती होगी, हम भी जानते हैं इस बात को, आप भी अच्छे से जानते हैं, लेकिन कोई फैसला लिया जाता है और 13 दिन के भीतर उस फैसले को वापस लिया जाता है। नियम 134 से जिसको आप बता रहे थे इसकी जरूरत नहीं है, ये गलत फैसला था कांग्रेस पार्टी का या उस समय की सरकार का, अब उसको आप बहाल कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि एक साथ इसको खत्म करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। नहीं, देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये शब्द प्रयोग हो रहा है जी कि सरकार अपने निर्णय से पीछे हट गई या सरकार ने अपना निर्णय बदल लिया, मुझे लगता है कि ये शब्द सही तरह से प्रयोग नहीं हो रहा जी। देखिए, राइट टू एजुकेशन और 134A, अगर हम इन दोनों के अंतर को समझेंगे तो आपको सरकार की मंशा भी समझ में आएगी। 134A के तहत मात्र 10% गरीब बच्चों के एडमिशन का प्रावधान था और 134A के तहत बच्चों को एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता जी। लेकिन राइट टू एजुकेशन के अंदर 10% की बजाय 25% गरीब बच्चों के एडमिशन का प्रावधान है और उसमें किसी तरह के एंट्रेंस टेस्ट का भी प्रावधान नहीं है। हरियाणा सरकार 134A के तहत जो हम फीस प्राइवेट स्कूल्स को देते थे गरीब बच्चों की पढ़ाई की एवज में, मतलब जितने रुपयों में हरियाणा सरकार 10% गरीब बच्चों को पढ़ा रही थी, उतने ही रुपयों में हरियाणा सरकार 25% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएगी, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में जो गरीब बच्चों के फीस की एवज में प्राइवेट स्कूल्स को पैसा दिया जाता है उसमें 60% केंद्र सरकार देती है, 40% प्रदेश सरकार देती है। मतलब हम उतने ही पैसों में ज्यादा से ज्यादा गरीब बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं। सरकार की मंशा मात्र ये है। अब विषय वो जो आपने कहा कि 134A को खत्म कर दिया, देखिए 134A को सरकार ने दोबारा लागू नहीं किया है, पहले तो इसको दुरुस्त कर दो। सरकार ने राइट टू एजुकेशन लागू कर दिया, लेकिन आपने जो बात कही कि सरकार जो पॉलिसी बनाती है, सरकार जो निर्णय लेती है, देखिए कोई भी सरकार जब निर्णय लेती है, निर्णय का उद्देश्य होता है आम जनता को उसका लाभ पहुंचे, आम जनता तक उसका फायदा पहुंचे और उसका फीडबैक भी आम जनता से ही मिलता है कि सरकार ने कोई निर्णय लिया तो आम जनता की तरफ से फीडबैक आता है कि क्या उसका पूरा लाभ पहुंच रहा है और अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्यों नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पे कुछ जो अभिभावक हैं उनकी तरफ से ये विषय जब सरकार के सामने आया, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में तो पहली क्लास में एडमिशन का प्रावधान, तो जो बच्चे दूसरी से लेके 12वीं तक 134A के तहत पढ़ रहे थे उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सरकार ने इस फीडबैक को देखते हुए ये निर्णय लिया, एक नया नियम बनाया, एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे 134A के तहत दूसरी से 12वीं तक पढ़ रहे थे उन बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, उनको उसी तरह से 10% गरीब बच्चों का जो एडमिशन का प्रावधान है वो उसी तरह से रहे। और इसके एवज में जिस तरह से सरकार ने उन बच्चों के जो फीस प्राइवेट स्कूल्स को दी जाती है उसमें भी एक इजाफा किया, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से भी बार बार जब एडमिशन होता था एक विषय बार बार आ जाता था कि जितना पैसा सरकार हमें दे रही है वो हमें कम पड़ता है क्योंकि हमारे खर्चे उससे कहीं ज्यादा है। तो सरकार ने वो पैसा भी बढ़ा दिया और वो जो बच्चे हैं जो 134A के तहत दूसरी से 12वीं तक पढ़ रहे थे उनको भी कोई नुकसान ना हो, वो 10% एडमिशन इसी तरह से होता रहे, ये मात्र सरकार ने एक निर्णय लिया है और ये जनता के हित में लिया गया निर्णय है। और मुझे लगता है कि सरकार का मतलब ही ये होता है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। ठीक है, ठीक है साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन रेणु तंवर जी, भाई आप तो बार बार मांग कर रहे थे और आप तो बार बार ये कह रहे थे कि ये कुठाराघात किया गया है, जो गरीब बच्चे हैं उनके सपनों को तोड़ने का काम किया है सरकार ने, लेकिन सरकार इसको खत्म करेगी। सरकार अभी भी कह रही है, अपनी बात पर अडिग है, सरकार ये नहीं कह रही कि हम इसको खत्म नहीं करेंगे, हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा, जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना वो ठीक नहीं है। तो आप तो खुश होना चाहिए आपको, क्योंकि आप जो मांग कर रहे थे वो लगभग मांग अब पूरी हो रही है, खत्म करेंगे लेकिन धीरे धीरे खत्म करेंगे। देखिए अमित जी, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी ये बीजेपी की बहुत अच्छी खूबी है, ये अपने हर काम, पूरे काम को बहुत अच्छाई से पेश करना इनको बहुत अच्छे से आता है और
अभिभावक कुछ भी मुद्दा उठाएं, बच्चे सड़क पर आए, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। आरटीई जो राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट है, ये तो पहले से ही लागू है। इन्होंने क्या दिया है? ये तो हमारे संविधान में दिया है। और इसमें ये कह रहे हैं कि हम राइट ऑफ एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? ये बोल रहे हैं दूसरी से 7वीं क्लास के बच्चों की फीस 700 रुपए। उसमें शर्त लगाइए, उनको ये हक मिलेगा जो 1,80,000 से कम या जहां तक उनकी अर्निंग है, वो भी उनके बच्चे पढ़ पाएंगे। तो गरीब बच्चे कहाँ रहे? फिर 6 से 8वीं क्लास के बच्चों को 900 रुपए फीस, 9 से 12वीं क्लास के बच्चों को 1100 रुपए फीस भरनी होगी। तो ये कैसी मुफ्त शिक्षा हुई? ये कैसा राइट ऑफ एजुकेशन हुआ? ये तो मतलब वो बात, मुझे ऐसा लग रहा है रेणु तंवर जी, नहीं वो बच्चे ये फीस बच्चे थोड़ी भरेंगे, ये फीस तो सरकार भरेगी। और इतना नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है रेणु तंवर जी, ये जानकारी आपकी गलत है। वो सरकार फीस भरेगी, वो फीस सरकार को भरनी है, बच्चों को फीस नहीं भरनी है, बच्चों के पेरेंट्स फीस नहीं भरेंगे। तंवर साहब मैं गलत बोल रही हूँ, मैं अत्रे साहब गलत बोल रहा हूँ क्या? मैं सही कह रहा हूँ? सरकार प्राइवेट स्कूलों को मुनाफा देने के लिए क्यों कर रही है? सरकार देगी, बच्चे नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सही बात। इन बच्चों के राइट टू एजुकेशन के तहत और जो एडमिशन होता है जो सरकार पैसा भी सरकार। ठीक है अत्रे साहब सुन लेते हैं, आपकी आवाज दब रही है। अत्रे साहब आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, पहले सुन लेते उनको, पहले उनको सुन लेते, उसके बाद में आपके पास आ रहा है। सुन लेते उनको। जो बच्चे पढ़ रहे हैं अत्रे साहब आपकी आवाज दब रही है, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। और रेणु तंवर जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद में आपके पास लौट रहा हूँ। सुनते हैं, सुन लेते हैं उनको। क्या करो, करना है, बच्चों ने नहीं पे करना। मेरा निवेदन केवल एक है कि सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसको पहले पढ़ लीजिए, अपने नेताओं को कहिए वो पढ़ें और आपको ब्रीफ करें कि सरकार क्या कह रही है। वो बच्चों ने पे नहीं करना, वो सरकार ने पे करना है। आपने भी देखा होगा, जरा दिखाइए उनका जो उन्होंने ये बोला है कि ये क्राइटेरिया फिक्स किया है 1,80,000 से कम इतनी अर्निंग जिनकी होगी वो उन बच्चों को अधिकार मिलेगा। गरीब बच्चे कहाँ रहे? ऐसा है रेणु जी, आप पहले एक और समझ लीजिए, जिन अभिभावकों की वार्षिक आय डिबेट को सब्जी मंडी ना बनने दीजिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ओंकार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं तो सहमत हूँ आपके बात से। मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। पॉलिसी बनाई है उसके तहत पढ़ने का। रेणु जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। रेणु जी थोड़ा सा आपको ऑडियो प्रॉब्लम है आपकी आवाज ठीक से आ भी नहीं है, उसको थोड़ा सही करिए आप, उसके बाद में आता हूँ आपके पास। रसोई गैस में चलिए अब सही आ रही है, अब सही आ रही है। अरे रेणु सवाल उठाइए, लेकिन पहले पढ़ते आइए। सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई है पहले उसको पढ़िए, सरकार ने क्या योजना बनाई है पहले उसको पढ़िए, फिर आलोचना कीजिए। तो बिना पढ़े बिना समझे कुछ भी बोल रही हो, एकदम से झूठ बोल रही हो, मतलब पढ़ दो वो पहले क्या कहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ओंकार जी रेणु पार्टी कैसे देख रही है सरकार के फैसले को? मैं आ रहा हूँ सर आपके पास। अत्रे साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। रेणु जी आ रहा हूँ मैं आपके पास आ रहा हूँ। डीजल 105। ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं रेणु जी, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। आप डिबेट को डिरेल मत करिए रेणु जी, आप डिबेट को डिरेल मत करिए, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। ओंकार जी रेणु जी मैं फिर से आऊंगा आपके पास, अपनी बारी का इंतजार करिए आप, बोलने दीजिए उनको। ओंकार जी बोलिए। अभिभावकों के लिए हाँ ओंकार जी बोलिए। मुद्दा है तो इस मुद्दे को यहीं तक सीमित रहने दीजिए। मैं बताना चाहता हूँ अमित जी कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार बन चुकी है, इन्हें सिर्फ लेन देन का व्यापार ही आता है और निजी स्कूल नजर आ रहे हैं इनको। इन्होंने पिछले साल कोरोना काल में 1 साल का निजी स्कूलों का टैक्स माफ कर दिया और अब इन्होंने निजी स्कूलों की फीस बढ़ा दी। और मेरे भाई अत्रे जी कह रहे हैं इसके बेनिफिट भी बता रहे हैं कि एक तो 10% से बढ़ाकर 25% हो जाएगा। अत्रे जी जरा पढ़ के आया करिए, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप 10% से बढ़ाकर 25% कह रहे हो, आप उसको आज ही में पढ़ के देखिए, उसमें 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर एडमिशन लिखी हुई है और 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर सरकारी स्कूल आएगा उस सरकारी स्कूल में एडमिशन होगी, पढ़ के देखना अत्रे जी उसको। और दूसरा आप बता रहे हो कि जितने क्लासों में हम 10% बच्चों को पढ़ा रहे हैं। रेणु तंवर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रेणु तंवर जी आपके पास मैं लौट रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, पहले वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपकी आवाज भी नहीं आ रही है सोचिए और आप बोले जा रही है, मैं देख रहा हूँ आपको। स्टेट देंगे मैं लौट रहा हूँ। और 60% सेंटर देगी। अरे भाई पैसा तो हमारा ही है, इनकम टैक्स तो हम ही भरते हैं, ज्यादा सियाने बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो जनता को ये बताइए कि आपने 10% का निर्णय एकदम से किसके कहने पे कैंसिल किया? ये आप जो बार पलटी मार रहे हो ना,
कभी विकास शुल्क पे पलटी मार ली, कभी कृषि बिल पे पलटी मार ली। आप 2024 देखना, जनता पलटी मारेगी आपके हिसाब से। आप इस चीज को ना सोचिए, आप ये बताइए। आप ये नहीं, ओंकार जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, अब जो सरकार ने फैसला लिया है, भाई मुझे अच्छे से याद है जब सरकार ने इस फैसले को खत्म करने का निर्णय लिया था, तब आपने भी कहा था कि भाई सरकार ने ठीक कदम नहीं उठाया। लेकिन अब जो फैसला सरकार ने लिया है कि धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे, इस फैसले से इनेलो पार्टी सहमत है क्या? बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे खत्म क्या करेंगे, धीरे धीरे खुद ही खत्म होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये बिना सोचे समझे ये ऐसे निर्णय लेते क्यों है? जब ये निर्णय लिया इन्होंने तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। इनको नहीं नजर आ रहा था कि जो बच्चा 7वीं में पढ़ रहा है, जो बच्चा 9वीं में पढ़ रहा है, आज वो अगर माइंड ट्री स्कूल में पढ़ रहा है, आज वो सीसल कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, तो वो पैसे कहाँ से देंगे? इनके दिमाग में नहीं आया। ये ज्यादा अक्लमंद बनते हैं, व्यापारियों की सरकार आ गई है। व्यापारी हर एक काम में व्यापारी काम करते हैं। आप भी ये कह रहे हैं जितने पैसों में 10% पढ़ाते हैं उतने में 25% पढ़ाएंगे। अरे भाई वो 1 किलोमीटर के दायरे में, ये भी ध्यान रखो। और 1 किलोमीटर के दायरे में वो स्कूल नहीं आएगा जब बच्चा अपना पढ़ सकेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल भी आएंगे जहाँ छत भी नहीं है, जहाँ स्टूल भी नहीं है। आप सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं अच्छा करते? सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरा, इनको निजी स्कूलों की ज्यादा चिंता है। आज अभिभावक सड़कों पर है, उनके रिजल्ट हेल्ड है, रिजल्ट दे रहे हैं तो टीसी के ऊपर लिखा जा रहा है इनके इतने पैसे बकाया है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। अरे जनता के लिए बनी है, प्रॉफिट के लिए नहीं बनी। आज अभिभावक स्कूलों में परेशान है, उनको ना तो टीसी मिल रही है, टीसी मिल रही है तो उनको उसके ऊपर लिखा जा रहा है इसके एनुअल चार्जेस इतने बकाया। आपको कोई तो कानून बनाना चाहिए निजी स्कूलों को नियंत्रण करने के लिए। क्यों प्रमोट कर रहे हैं मैं बताता हूँ। ये निजी स्कूल ओंकार जी इतने साल तक आप सत्ता में रहे, इतने साल तक आप सत्ता में रहे, आपके पास भी तो मौका था निजी स्कूलों पर नकेल कसने के लिए। आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया आपने? 2003 में भाई आप कर देते, हो सकता है आप कर देते तो हो सकता है नौबत ना आती। ऐसा अमीरी तो 134 है, चौटाला साहब के सरकार में ही बनी थी, ये याद रखिए। 134 है, बच्चों को फ्री शिक्षा करने के लिए बनी थी। अब ये उसको खत्म करना चाहते हैं क्योंकि व्यापारियों की सरकार है। ये जनहित के कार्यों में नहीं लगाना चाहते, ये जबरदस्ती जनता पे लाभ पूछते हैं। ये विकास शुल्क लगाया, यूटर्न ली, कृषि बिल लाए, कहते थे नहीं वापिस होंगे। प्रधानमंत्री जी कह रहे मेरे से गलती होगी। ये सब इन्हीं को नजर आ रहा है। ये पलटी मारने वाली सरकार, अब जनता का टाइम आने वाला है, अच्छी पलटी मार के दिखाएंगे आप। ठीक है अत्रे साहब, मैं लौट अत्रे साहब, लेकिन देखिए ये बात तो सही है, कृषि कानूनों को वापस लिया। मैं आ रहा हूँ रेणु जी आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं। रेणु जी ये तरीका नहीं होता डिबेट करने का। रेणु जी आप अपनी बारी में बोलिए। रेणु जी मैं आऊंगा आपके पास। रेणु जी अभी आपकी बारी नहीं है। रेणु जी अभी आपकी बारी नहीं है, आप नॉन स्टॉप बोल रही हैं, गलत तरीका है ये, ऐसे डिबेट नहीं होती है। रेणु जी आप पेशेंस रखिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपके पास आऊंगा, समय आपको मिलेगा। किसी के बीच में आपको बोलने का अधिकार नहीं है। अगर वो भी आपके बीच में बोलेंगे तो आप तो बोल ही नहीं पाएंगे, गलत तरीका। रेणु जी आवाज नहीं आ रही आपको मेरी, या जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं आप मुझे? रेणु जी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? वैसे कहते हैं समानता है समाज में। रेणु जी जब आपकी बारी आएगी आप अपनी भाषा निकाल लेना। रेणु जी जब आपकी बारी आएगी आप अपनी बात कह देना। अब थोड़ा सा जिसकी दूसरे की बारी में तो मत बोलिए ना कम से कम। अत्रे साहब नहीं बोल नहीं रहे सर, आपने क्वेश्चन किया था। मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं रेणु जी आ रहा हूँ, रेणु जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। रेणु जी समय खराब हो रहा है, रेणु जी समय खराब हो रहा है, ये समय बहुत कीमती है। ठीक है अत्रे साहब जो बार बार ये कहा जा रहा है, और ये बात सही भी है। देखो कृषि कानूनों को लेकर देख लीजिए, उस फैसले को आपने वापस लिया। 10 से 15 साल पुराने वाहनों को लेकर एक निर्णय लिया गया था, बाद में उसको लेकर फिर सरकार ने फैसला लिया कि नहीं इसको लागू करेंगे, लेकिन इतनी जल्दी लागू नहीं करेंगे और सिर्फ ये गुरुग्राम के लिए होगा। उसके बाद फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट चार्ज को किस तरीके से आपने वापस लिया। उसके बाद अब नियम 134A को बहाल करने का फैसला आपने कुछ समय के लिए सही लेकिन लिया है। लेकिन ये जो फैसले लेने के बाद बार बार उसको वापस लेना या उसको अलग तरीके से लागू करने की कोशिश करना, तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। अमित जी पहले तो इन बहन जी की आवाज डाउन कीजिए भाई, मुझे एक समझ नहीं अब ये मजबूर कर रही है मुझे। अत्रे साहब मुझे भी ऐसा लग रहा है ये मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए। ये गलत तरीका है, ये तरीका सही नहीं। बोलिए आप बोलिए। आपने 2-3 बातें कही। आपने जो डीजल वाहन के बारे में जिक्र किया, आपने कहा देखिए सरकार ने पहले निर्णय, देखिए वो निर्णय सरकार का नहीं था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT
एक स्वायत्त संस्था होती है जिसका वो एक आदेश था जी। लेकिन हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के हक में उसके बारे में निर्णय लिया, क्योंकि हरियाणा प्रदेश और सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है, किसानों के हितों की चिंता करने वाली सरकार जी। वो तो पता लग चुका कृषि कानून के दौरान, पता लग गया। होकर जी अब बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए, वो नहीं बोले थे, दूसरी अब बात, आपकी बारी वो नहीं बोले। मैं चलो कांग्रेस वाले देखिए, आप यहाँ पे हो क्या रहा है, एक सरकार एक जनता के लिए एक निर्णय लेती है, जब जनता से सरकार को एक फीडबैक मिलता है तो सरकार एक पॉलिसी बना के जनता को राहत देती है, केवल इतना ही है। हमें फीडबैक मिला कि जिन बच्चों का दूसरी से लेके 12वीं तक 134 ए में एडमिशन हुआ था उनके साथ दिक्कत ना आए, तो हमने अपना एक पॉलिसी बना दी और उस पॉलिसी के तहत सरकार ने ये डिसाइड किया कि उन बच्चों का एडमिशन 134 ए में जिन प्रावधानों का जिक्र है उन प्रावधानों के तहत रहेगा। अब यहां पे आलोचना कैसे हो रही है, सरकार तो ये कहती है कि जिन बच्चों का दूसरी से लेके 5वीं तक में जो पढ़ाई करेंगे उनको उनकी 700 रुपया फीस की प्रति जो पूर्ति है वो सरकार करेगी। ये आपने भी अपने शुरुआती पैकेज में बताया, लेकिन कांग्रेस वाली बहन जी कैसे आलोचना कर रही हैं, वो कहती बच्चे कैसे देंगे इतने पैसे। देखिए आलोचना का स्तर, बहन जी कहती हैं कि 1,80,000 जिसकी आमदनी कम है उन परिवारों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा जो सरकार की मुफ्त पढ़ाई की योजना है। बहन जी को इस पे भी ऐतराज है, वो कहती है ये गरीब कहते हैं। मुझे हैरानी होती है प्रवक्ता से, और अब आ जाती है इनेलो के प्रवक्ता की बात। इनेलो के प्रवक्ता देखिए, जब आपने उनसे सवाल पूछा, भाई इनकी पहले आवाज डाउन कीजिए, इनकी आवाज डाउन कीजिए। रेणु जी जब डिबेट खत्म होने के बाद जब आप ये देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि आप तो बोले जा रही थी लेकिन आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। ऐसे आवाज आपकी नहीं जा रही है ठीक से, आपकी आवाज दब रही है। एक बार में एक व्यक्ति बोल पाएगा ठीक से, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी में बोलिए, कौन मना कर रहा है आपको? मैं रेणु जी आपको बुलाया इसलिए, रेणु जी आपको बुलाया इसलिए कि आप बोले, लेकिन मौका मिलेगा आपको, लेकिन किसी दूसरे की बारी में आप बोलेंगे ये तो ठीक नहीं है ना। अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ रेणु जी मैं इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ। रेणु जी अत्रे साहब जैसे अपनी बात पूरी करते मैं आपके पास आ रहा हूँ। अरे अमित जी मुझे नहीं लगता भाई, मुझे लगता है आपका ये अधिकार है कि आप डिबेट को कंट्रोल करें, कृपया इनकी आवाज डाउन कर दीजिए। हाँ ठीक है अत्रे साहब बोलिए। मैं बात यहाँ पे ओंकार नहीं करता हूँ। अत्रे साहब एक मिनट, अत्रे साहब एक सेकंड आप रुकिए। रेणु जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। रेणु जी आप क्यों नहीं समझ, अरे अब पढ़ी लिखी हैं आप, इतना ये तरीका नहीं होता डिबेट का, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। भाई इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए इनका ऑडियो डाउन कर, ये नहीं मानेंगे। ठीक है अत्रे साहब बोलिए। जी देखिए, अब आपने ओंकार जी से एक सवाल पूछा कि ओंकार जी सरकार का जो ये निर्णय है ठीक है, ओंकार जी ने क्या कहा, हाँ वैसा ठीक है निर्णय, लेकिन सरकार ये बताए कि इसके तहत जो एडमिशन होंगे उसमें 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल। देखिए आलोचना का स्तर, तो साहब कहते हैं कि साहब 1 किलोमीटर के दायरे में तो सरकारी स्कूल आएंगे। अरे तो आपको खुश होना चाहिए कि हरियाणा प्रदेश सरकार ने इतने ज्यादा सरकारी स्कूल बनाए हुए हैं जो 1 किलोमीटर के दायरे में आ जाएंगे, आपको तो खुश होना चाहिए इस बात से। लेकिन आप इस बात से भी आलोचना कर रहे हैं। फिर देखिए उनकी आलोचना का स्तर, कहते हैं कि राइट टू एजुकेशन में केंद्र सरकार जो 60% खर्चती है, प्रदेश 40% खर्चती है। ये कहते हैं कि साहब वो पैसा तो हमारा है, आपने इसमें क्या कर दिया। अरे भाई ये तो सभी जानते हैं कि सरकार के पास जो पैसा होता है, चाहे वो प्रदेश सरकार के पास है या केंद्र सरकार के पास है, वो जनता के टैक्स में पैसा होता है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि जितने पैसे में पहले हम 10% बच्चों को पढ़ा पा रहे थे, उतने ही पैसों में अब हम 25% बच्चों को पढ़ा पाएंगे। लेकिन इनको तकलीफ हो रही है, इनको इस बात से एतराज है कि ज्यादा गरीब बच्चों को आप कैसे पढ़ा दोगे, इनको इस बात से। अब ये कहते हैं देखिए 134 से चौटाला साहब के टाइम में बनी, मैं इस बात को यहाँ पे और रिकॉर्ड बता रहा हूँ, 2003 में 134 ए का बनी, लेकिन लागू हुई 2007 में। क्या एक भी एडमिशन करवाया था आपने यहाँ पे ओंकार 134 ए में? एक एडमिशन बताइए, आपको तो पता ही नहीं है कि वो लागू कब हुई है। आप कह रहे थे हम गरीब बच्चों के लिए लेंगे, 2007 में वो लागू हुई है। यहाँ पे आप कुछ भी बोल रहे हैं। अब मेरा विषय क्या है, मुझे हम तो मैं क्या कह रहा हूँ, हमारा केवल ये कहना है कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले,
उसके लिए हरियाणा सरकार एक योजना बनाती है, एक पॉलिसी लेके आती है। लेकिन हमारे विपक्षी मित्र जो है वो इस बात पे एतराज करते हैं कि साहब आपने गरीब बच्चों के विषय में सोच कैसे लिया? आपको ये सोचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी सोच ऐसी है हमारे विपक्षी मित्रों की। मैं केवल ये जानना चाहता हूँ। नहीं अत्रे साहब, लेकिन अत्रे साहब मैं भी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभिभावकों की जो आपत्तियां अब आपके सामने आ रही हैं, तो भाई ये राय तो आप पहले भी ले सकते थे। जो राय अब आप ले रहे हैं या अब जो भी आपत्तियां आपके सामने आ रही हैं, हो सकता है इसका सामना आपको ना करना पड़ता अगर आप पहले राय ले लेते लागू करने से। जी बिल्कुल, देखिए अमित जी बात ऐसे जो आपने बात कही, जब सरकार ने ये निर्णय लिया एक हफ्ता पहले, उसके बाद अभिभावक संघ जो अभिभावक शिक्षा मंत्री जी के पास आए, उन्होंने आगे बताया कि आपने जो निर्णय लिया है इस निर्णय के ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो हमने उनकी बात को माना, क्योंकि हमें भी लगा कि वो जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसलिए हमने ये योजना बना दी कि इससे किसी भी बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। जो बच्चे ऑलरेडी 134 के अंदर पढ़ रहे थे दूसरी से 12वीं तक, उनको कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें गलत क्या किया सरकार ने? ठीक है अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ। सरकार ने कहा कि ठीक है इन बच्चों को भी पढ़ाएंगे और इनके लिए फीस भी बढ़ा दी है। ठीक है, गलत क्या है? मैं तो रेणु तंवर जी हाँ अब जवाब दीजिए, अब जवाब दीजिए, मौका आपके पास। समझ में नहीं आ रहा ये आपके दोहरे चेहरे क्या है? आपको जरूरत क्या पड़ी थी? मजबूरी क्या थी आपकी? नहीं बोलिए रेणु जी, अब आप ही की बारी है, अब बोलिए। हाँ बोलिए। इनसे बताइए राइट ऑफ एजुकेशन क्या है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिया? इनके मंत्री जी ने बोला हमने 134 से खत्म करके आईटीए के तहत हम इसी फिगर पे बच्चों को पढ़ाएंगे और सरकार इनके पैसे भरेगी। क्यों भरेगी सरकार? जब फ्री था तो आप क्यों भरोगे? आपने ऐसा किया क्यों इस चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं जो ऑलरेडी संविधान में? मैं लौटूंगा अत्रे साहब। 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री ऑफ एजुकेशन उनका अधिकार है, ताकि हमारे समाज में समानता बढ़े, गरीब और अमीर के बीच की खाई और न बढ़े। तो उसको खत्म करने के लिए जब ऑलरेडी हमारे पास अधिकार था तो इनको 134 एक और जुमला छेड़ने की जरूरत क्या पड़ी थी? जो जुमला छेड़ना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, महंगाई को रोका जाए, पेट्रोल को कम किया जाए, डीजल को कम किया जाए, जो हमारी बात है। नहीं लेकिन रेणु जी इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा ना। रेणु जी घर के पीछे पड़े उनको कैसे? रेणु जी इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा कि रेणु जी इसका जवाब भी तो आपको देना पड़ेगा कि इस नियम को लागू करने के पीछे सोच आपकी अच्छी थी, लेकिन इस सोच को धरातल पर आप ठीक से उतार नहीं पाए, और यही आरोप तो लगा रही है मौजूदा सरकार आपके ऊपर। सवाल जब होगा ना कि इन्होंने खत्म क्यों किया, ये जवाब तो ये इनसे पूछिए ना। आप सत्ता के इसे क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? नहीं हम तो सत्ता से सवाल कर रहे हैं। सत्ता से आपको ऐसा क्यों लग रहा है सत्ता से सवाल नहीं कर रहे? भाई सत्ता से अगर सवाल नहीं करना होता तो हो सकता है इस मुद्दे को नहीं लेते हम। ये आरोप लगाना तो गलत बात है ना। जब इनको ये फीस भरनी ही थी तो वो तो ऑलरेडी फ्री था, तो इनको खत्म। अरे रेणु जी फीस सरकार ही भरेगी इसकी, सरकार कह रही है, सरकार ने फीस को बढ़ाने का फैसला लिया है। भाई जो फीस पहले कोई भी राज्य अपने उसमें जब प्राइवेट स्कूलों को जगह दे रहा है, रेणु जी जो फीस पहले 300 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए थी, अब सरकार ने इसको बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने उस फीस को 700 रुपए, 900 रुपए, 1100 रुपए कर दिया है, और ये फीस सरकार ही भरेगी। होना तो ये चाहिए कि शिक्षा बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे मुद्दे हैं भैया। आप सरकार में रहे 10 साल तक क्यों नहीं किया आपने? 10 साल तक आप सत्ता में रहे, आपकी सरकार रही, आपने क्यों नहीं किया अपने समय में? अब सत्ता से बाहर इसलिए ये मांग कर रहे हैं आप, पहले क्यों नहीं किया आपने? आप अत्रे जी से करिए कि इन्होंने खत्म क्यों किया? नहीं अत्रे जी से सवाल मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। अत्रे साहब की सरकार तो अब आई है ना 2014 में, उसके पहले तो आप ही सत्ता में थे, तो आपने क्यों नहीं कर दिया? जिन्होंने खत्म करा उनको जवाब दो। दोबारा जब ठीक है हाँ ओंकार जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से हाथ भी उठा रहे हैं। ओंकार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ओंकार जी आपका जवाब आपकी बारी है, बोलिए। अमित जी बात यह हमें ना 134 और आरटीई के बीच में डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये बहुत अहम डिबेट है, सारे पेरेंट्स देख रहे हैं। आरटीई में क्या है? आरटीई में बच्चे की एडमिशन के लिए कोई टेस्ट नहीं है, 25% का प्रावधान है, 40% स्टेट का, 60% सेंटर का। लेकिन उसमें दो बातें मुख्य हैं। अत्रे जी हंसिए ना, जनता की तरफ सोचिए।
1 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल आएगा वहां बच्चे की एडमिशन होगी। अब 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल आएगा, जो व्यक्ति ये देख रहा है कि मैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूल की जगह अच्छे स्टैंडर्ड में बढ़ाऊं, वो सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना चाहता। दूसरा, पार्टी ने सिर्फ 8वीं तक की शिक्षा का प्रावधान है, 9वीं से 12वीं तक का क्या करोगे? अतः जी, आपने जब ये 134 खत्म किया, आप कहते हो हमें फीडबैक मिली कि ये गलत कर दिया, तो भाई ये फीडबैक, ये सर्वे पहले किया जा सकता था। आपने 134 खत्म करने के बाद स्कूलों के पैसे बढ़ाए, अच्छी बात है, बढ़ाइए, हमारी तरफ से 5000 कर दीजिए, लेकिन आप स्कूलों को फायदा पहुंचाने की बात करते हो। आप जितनी फीस आपने बढ़ाई, स्कूल वालों ने तो डिमांड ही नहीं करी। अरे स्कूल वाले तो कह रहे थे हमारे 5वीं तक के 500 रुपए दे दो, 8वीं तक के 800 रुपए दे दो और 9वीं से 12वीं तक की फीस निश्चित कर दो, वो तो ये डिमांड कर रहे थे। आपने बिना उनकी डिमांड के आपने फीस बढ़ा दी। ये फीस बढ़ाने की बजाय आप इतने ही बजट में 10% की बजाय 20% बच्चे पढ़ा सकते थे। आप ये बताइए, आपकी नीति, आपकी नीयत निजी स्कूलों की तरफ क्यों है? आज फिर निजी स्कूल वाले किताबें बेचने के लिए स्पेसिफिक पब्लिशर की किताबें लगा रहे हैं, स्पेसिफिक दुकान पे कहते हैं ड्रेस खरीदिए। आपके बच्चे पढ़ते हो ना किसी निजी स्कूल में और आपकी कमाई ना हो तो पता लगेगा। आज फीस देने के लिए अभिभावकों के पास पैसे नहीं है। आप लोग सिर्फ और सिर्फ निजीकरण की तरफ सोचते हो। आपको किसने बोला था 134 खत्म करने की, और किसने डिमांड करी थी स्कूलों की फीस बढ़ाने की? अपनी मर्जी से निजी स्कूलों को फायदा दे रहे हो, क्योंकि ज्यादातर स्कूल आपके मंत्रियों के, मैं नाम भी ले सकता हूँ यहाँ पे, मेरे को मालूम है किस मंत्री का, किस मेयर का कौन सा स्कूल चल रहा है, अब इतना बड़ा आरोप लगा है, आपको भी मालूम है। लेकिन आपको फीस बढ़ाने के लिए बोला किसने? आप इतनी फीस में 20% बच्चे पढ़ा सकते थे, और बार बार ऐसे डिसीजन लेते क्यों जिसके लिए जनता के सामने हाथ जोड़ने पड़े, शर्मिंदगी का सामना करना पड़े? आप कह रहे थे पेट्रोल डीजल के वाहन एमजीटी का फैसला है, उस एमजीटी के फैसले को हरियाणा में लागू किसने किया? आपने या एमजीटी ने? एमजीटी के फैसले को हरियाणा में लागू आपने किया। फिर किसान को फायदा पहुंचाने की बात करते हो और बोलते हो हंसिए मत, ये मुद्दा बड़ा गंभीर है, बच्चों के अभिभावक देख रहे हैं आपकी तरफ। एमजीटी का मुद्दा लेके आप किसानों को फायदा पहुंचाने का मुद्दा लेके डीजल के वाहन के ऊपर ये प्रतिबंध भी समाप्त कर देते हो। आप क्या करते हो? पहले किसी का थप्पड़ मार देते हो, उसके बाद उसके गाल को पुचकार कर वोट लेने की कोशिश करते हो। ये सारी की सारी नीतियां आपकी गलत है। आप भूल गए हो आप लोकतंत्र में रह रहे हो। लोकतंत्र में राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, जनता पैदा करती है। आप राजतंत्र में जीने की आदत डाल चुके हो। गलती आपकी नहीं है, गलती जनता की है, जिसने आप पर दोबारा विश्वास नहीं किया। हाँ, विश्वास नहीं किया था, इस बार तो आपको मिली 90 में से 40 सीटें थी। ये तो जो लोग कहते थे आपको यमुना पार छोड़ेंगे, वो आपकी गोदी में बैठ गए। जो लोग कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, वो आपकी गोदी में बैठ गए। ये तो जनता से विश्वासघात हुआ है सही मायने में। अब 2024 आने वाला है, जनता आपको सही रास्ता यमुना पार का दिखाएगी। आप ये नोट करके रख लो। आप नियम बनाने से पहले सोचो, नियम बनाने से पहले आप सर्वे लागू करो, नियम बनाने से पहले आप लोगों से पूछो। जवाब ले लेते हैं, इतने सारे आपने आरोप लगा दिए, जवाब अपनी मर्जी से लागू कर देते जवाब ले लीजिए, और फिर कहते हो हमने जनता को राह दे दी। देखिए अमित जी, ऐसा है, मैं अब बोलूंगा और निवेदन करूंगा, जिस तरह से मैंने ओंकार जी का भाषण सुना है वो इस तरह से मेरी बात भी कृपया सुनिए। भाषण नहीं है अतरे जी, भाषण नहीं है, अभिभावकों के हक की आवाज है। मैं रोज जाता हूँ निजी स्कूलों के पास, रोज धरने में बैठता हूँ। ये भाषण नहीं है। आप आज सत्ता में हो, आज आपको भाषण नजर आ रहा है, कल को आप जब सत्ता से बाहर हो गए सुन लो आराम से। अब मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैंने सुना, अब आप सुनो। उस पार्टी का प्रवक्ता हमारे ऊपर तंज कस रहा है कि आपको 2019 में 90 में से 40 मिली, जिसकी खुद की बात वो हमारी ये लोग। और वो प्रवक्ता हमें ये कहता है कि साहब देखिए
आपने जो आदेश है वो आपने लागू करके फिर उसको हटा लिया। देखिए हैरानी होती है, मुझे पता था आप बोलेंगे, अरे भाई ओकार जी मैंने किसी के बीच में आपको बोलते कभी देखा नहीं। ओकार जी मौका दिया, आपसे सुना, आपको बड़े आराम। ओकार जी मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ जब आप किसी के बीच में बोल रहे हैं, आप अपनी बारी का इंतजार करते हैं। पेशेंस रखिए सर, मैं लौटूंगा आपके पास। अब देखिए कि साहब आपने एनजीटी का आदेश पहले तो लागू कर दिया, बाद में आपने उसको रोक दिया। इनको यही पता नहीं है कि एनजीटी क्या है, उसका आदेश हरियाणा सरकार, अरे एनजीटी का आदेश के हित में नहीं है, किसान के। अगर आप तीनों एक साथ बोलेंगे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो दर्शक इस वक्त हमें और आपको सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको जो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर डिबेट करने का फायदा क्या हुआ हमारे साथ? अगर हम चारों एक साथ बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करिए, अपनी बारी में बोलिए, वो ज्यादा बेहतर होगा सर। मेरा अत्रे साहब ऐसा है, मेरा निवेदन है अमित जी, अगर आइंदा मुझे डिबेट के लिए बुलाए तो कम से कम ढंग के प्रवक्ता को बुलाए जिसको पता हो चर्चा कैसे होती है। भाई समय खराब। ठीक है, बाकी तो सब बेकार है। क्या कहा कि प्राइवेट स्कूल जहां हरियाणा सरकार एक आदेश करती है और ये रोक लगा रही है, अरे यही तो सबसे बड़ा विषय है ओंकार भाई, कि स्कूल की चॉइस का अधिकार व्यवहारिक नहीं था। बच्चा एक ऐसे स्कूल को चुन लेता है, बहन जी राइट टू एजुकेशन को पढ़ लो, 134A को पढ़ लो। अगर प्राइवेट स्कूल के अंदर कोई गरीब बच्चे का एडमिशन सरकार करवाती है तो प्राइवेट स्कूल ये तो कहेगा ना कि भाई मेरा जो खर्चा है वो तो मुझे दो, और वो खर्चा कौन दे रहा है? सरकार दे रही है, बच्चा नहीं दे रहा। सरकार ने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की एवज में अपने खजाने से पैसा खर्च किया, इसकी तारीफ होनी चाहिए। और ये इस कानून के अंदर प्रावधान है, ये नहीं है कि कानून से बाहर की कोई चीज है। बिना कानून को पढ़े अगर मेरे मित्र चर्चा के लिए आके यहाँ पे झूठ मूठ की आलोचना करेंगे, अमित जी वही बात है कि कब तक बीन बजाएंगे भाई? जिनको झूठ बोलना है, जिनको पढ़ना नहीं है कि एक्ट में प्रावधान क्या क्या है, उनके आगे कब तक बीन बजाते रहेंगे? अब मेरा विचार केवल एक विषय है, अगर राइट टू एजुकेशन जिसके अंदर 25% गरीब बच्चों को पढ़ाने का नियम है वो बेहतर है, या 134 है जिसमें मात्र 10%? और एक और चीज है, ये जो बैठ के यहाँ पे इतना शोर मचा रही है ना बहन जी, इनकी सरकार ने ही 134A में 25% की बजाय 10% का प्रोविजन इनकी सरकार ने किया था। और इनकी सरकार ने एक भी बच्चे को 134A के तहत नहीं पढ़ाया, ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। चाहे वो यहाँ पे बैठे, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रेणु जी आप नॉन स्टॉप बोले जा रही हैं, आप सुनी नहीं रही है ना किसी की बारी का। शिक्षा का तो हमेशा मजाक होता है, ठीक है अत्रे साहब आप सुन लेते हैं, पूछिए 134A के तहत बच्चा पढ़ाया। ठीक है अत्रे साहब पूछ लेते हैं। लेकिन रेणु जी सवाल सुन लीजिए, अहम सवाल पूछा है अत्रे साहब ने आपसे। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि पूरे देश का इतिहास बदल, मुझे लग रहा है आप तय करके आई हैं कि आपको जो बोलना है वही बोलना है, ना तो एंकर का सवाल सुनना है, ना किसी दूसरे गेस्ट की बात आपको सुननी है। मुझे बताइए, आपके बच्चे जब पैदा हुए थे, पैदा होते फीस भरने लगे थे अपने भी? क्या बोल रही है भाई, और क्या नहीं रेणु जी, हैरानी होती है। कांग्रेस ने सवाल किया है, उस सवाल का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई डाटा क्या आप लेकर बैठी है? रेणु जी आवाज आ रही है आपको मेरी? अपनी आलोचना सुनने का कोई मतलब नहीं है। रेणु जी आवाज आ रही है आपको? नहीं सुन पा रही है? कम से कम सवाल ही सुन लो। रेणु जी जब से सुनी तो है, आपकी बुराइयां सुन रहे हैं, जैसे कैसे प्रवक्ता हमको बता दिया, अनपढ़ आपने हमको बता दिया। तो आप बताइए कर क्या रही है? ना तो आप सवाल सुन रही है, ना आप सब्जेक्ट विषय पे बात कर रही है, नियम में क्या कहा गया वो आपको पता नहीं है, कुछ भी आप आए मैं सही बोल रही है। बताइए क्या करें, हमारा भी टाइम खराब कर रही है। अगर आपके पास फालतू समय है हो सकता है, हमारा टाइम तो मत खराब कीजिए। आपने क्या बोला, किनको भेज दिया, ढंग के प्रवक्ता भेज दिया, आपने क्या बोला? सिर्फ आपके मन अरे तो मैं बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ, कम से कम हमारी भी सुनते तो एंकर की सुन लो भाई। रेणु जी आपसे एक अहम सवाल पूछा है लेकिन आप सुनी नहीं रही। रेणु जी आपको आवाज आ रही है मेरी? रेणु जी आप क्यों आप जानबूझ के मेरे सवाल को इग्नोर कर रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा। ये 4 लाख बच्चों के अधिकार की बात है। रेणु जी ये तरीका नहीं है डिबेट का। डिबेट पहली बार बैठी है क्या आप? ठीक है अमित जी, मैं शांत हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, और ये न केवल मैं जानना चाह रहा हूँ, ये बीजेपी के प्रवक्ता भी आपसे जानना चाहते हैं, इनेलो के प्रवक्ता भी आपसे जानना चाहते हैं।
प्रदेश की जनता भी आपसे जानना चाहती है कि कांग्रेस पार्टी ने नियम 134A के तहत कितने बच्चों को दाखिला दिया था अपने समय में। क्या ऐसा कोई डाटा आपके पास है? क्या ऐसा कोई डाटा रेणु तंवर लेकर बैठी है इस डिबेट में? अरे महंगाई पर आ जाती है, महंगाई पर कई बार चर्चा कर चुके हैं रेणु तंवर जी, महंगाई पर चर्चा हो चुकी है, लगातार महंगाई पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले 10 से 15 बार मैं डिबेट कर चुका हूं महंगाई को लेकर। महंगाई विषय नहीं है आज, महंगाई को लेकर फिर से हम चर्चा कर लेंगे एक दिन, पूरा मौका मिलेगा आपको। लेकिन अभी आप विषय पर बोलिए, विषय पर बोलिए आप। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि नियम 134A के तहत कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में कितने लोगों को दाखिला दिया, ऐसा कोई डाटा है आपके पास? सर मेरा मुद्दा ये है, इन्होंने आर्टिकल 134 से खत्म क्यों किया? इनकी मजबूरी क्या थी? मेरा सवाल है, खत्म इन्होंने किया है, मुझसे पूछने वाला कौन हो मैं? अरे जो सवाल पूछा बहन जी उसका जवाब तो दे दो। नहीं, वो तय करके आई अपने हिसाब से बोलना है उनको और नॉन स्टॉप बोलना है। अब देखिए, अब इनकी बारी है तो अब ये बोल नहीं रही, अब रुक गई है। जब आप बोलेंगे तो बोलेंगे क्या इन्होंने क्यों खत्म किया? और फिर इनके मंत्री महोदय जी क्यों बोल रहे हो कि जी हमने RTA राइट टू एजुकेशन के तहत हमने ये डाटा फिक्स करके हमने जनता पे उपकार किया, हमने गरीब बच्चों पे उपकार किया। ये कैसा उपकार है? एक दूसरे आप थप्पड़ मारो और एक हाथ से पानी पिलाओ, बहुत अच्छा। ठीक और बोला है तो फिर हमको सुनने को मिलेगा कैसी प्रवक्ता है, इनको तो बोलने की अकल नहीं तो है। आपने तो सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो बहन जी। ठीक वो है, अमित जी कुछ नहीं जवाब है नहीं शायद मुझे लगा। रेणु जी जवाब नहीं है क्या? आप मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मैंने आपसे प्रश्न किया, आपने क्यों खत्म किया आर्टिकल 134 से? क्या मजबूरी थी आपकी? क्या कमी आपको बता तो दिया आपको बहन जी के राइट टू एजुकेशन। नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया ना, ब्रीफ कर दिया उन्होंने। बढ़ाने का प्रावधान है, मैंने नहीं सुना, 134 में मात्र 10 था। सुना, बताएं, हमें बताएं तो दोबारा बताएं। अत्रे साहब मैं दोबारा बता दूंगा, पहले आप अमित जी का इस प्रश्न का जवाब दे दो। नहीं, मुझे लग रहा है मेरे सवाल का जवाब है ही नहीं। आप मेरे सवाल पर ध्यान दें, मैंने जो आपसे पूछा उसका जवाब दीजिए। कोई नहीं, बहन जी के सवाल का जवाब अगर आप आपने क्यों खत्म करा? राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है उसका विस्तार से पढ़ के बताइए। ठीक है, चलिए ओंकार सिंह जी को बोलने दीजिए, ओंकार जी को सुन लीजिए, ओंकार जी को सुन लीजिए। अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ, अत्रे साहब सुन ले, अत्रे साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास। अत्रे साहब आप जवाब देना, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों का एक साथ जवाब देना। रेणु तंवर जी ने जो पूछा है और ओंकार सिंह जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, तो एक साथ दोनों का जवाब दे देना आप। ओंकार जी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और अभिभावक इस बात से परेशान है, जो उनकी परेशानी है मैं बताता हूँ। प्रवीण अत्रे जी, आप मेरे मित्र भी हो, अभिभावक आज परेशान है। अगर कोई अभिभावक निजी स्कूल से टीसी लेकर प्राइवेट सरकारी स्कूल में जाना चाहता है तो उसको स्कूल में टीसी नहीं मिल रही। मैं इसका उदाहरण दे सकता हूँ, अम्बालाखंड में सीसल कॉन्वेंट, लॉर्ड महावीर, ये स्कूल है जो टीसी नहीं दे रहे हैं। अगर वो बच्चे को सरकारी स्कूल में ले जाना चाहता है, आज कोरोना काल की वजह से उनके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं दे सकते, एनुअल चार्जेस पिछले नहीं भुगतान हो सकते, तो इस सरकार को देखना है कोई ऐसी नीति बनाई जाए जिससे जो निजी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में जाना चाहते हैं तो उनको बिना टीसी के उसमें एडमिशन मिले, नंबर 1। दूसरा, आप बोल रहे हो कि फीस वृद्धि, सरकार ने नियम लागू कर दिया, शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं कि 5% से अधिक वृद्धि नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, सीसल कॉन्वेंट का उदाहरण ले लो, 2000 की फीस सीधे 4100 कर दी गई है। इन्होंने क्या किया है, ट्यूशन फीस में एनुअल चार्जेस जमा करके इसको 12 किस्तों में डिवाइड करके एक नोटिफाइड फीस के नाम से नाम दे दिया गया है। आप सोचिए, फीस वृद्धि अगर ज्यादा हो रही है तो अभिभावक कहाँ से देंगे? किताबों के बारे में आपकी सरकार कहती है कोई निश्चित नहीं है, तो मैं कहता हूँ क्यों नहीं आप रूल पास कर देते? एनसीईआरटी की किताबें क्यों नहीं लगाते? एससीईआरटी की किताबें क्यों नहीं कंपलसरी करते? तीसरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर कोई अभिभावक किसी गलती के कारण निजी स्कूल में एडमिट हो गया, उसका बच्चा आज उसको छोड़ना चाहता है, उसको ऐसी इजाजत क्यों नहीं? आपने सरकारी स्कूलों में मॉडल संस्कृति स्कूल चालू किए, मानते हो आप? उस स्कूल में जाकर देखियो तो सही, बड़े बड़े टीवी तो लगे हैं लेकिन इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मैं जाके विजिट करके आया हूँ। और सरकारी स्कूलों में जो मॉडल संस्कृति स्कूल लागू किए हैं उसमें 500 रुपए एडमिशन फीस और 200 रुपए महीने की फीस लागू कर दी। अरे भाई, सरकार का दिवाला पिट गया क्या मॉडल संस्कृति स्कूल सरकारी नहीं है? ठीक है, क्या वो भी आपने निजी अत्रे साहब और अमित जी एक बात बोलकर अत्रे साहब से जवाब लेते हैं। अत्रे साहब से जवाब, इस सरकार को इनको किसने बोला था कि निजी स्कूलों की फीस वृद्धि करो? अपनी मर्जी से अपनी इन्होंने क्यों वृद्धि करी? अपने आप ही बजट को आप बजट कर रहे हैं। किसने बोला था? किसी निजी स्कूल की डिमांड थी? प्रवीण अत्रे जी बताइए,
किन निजी स्कूलों की डिमांड थी कि उनकी फीस बढ़ाइए? रुकोगे तो बताऊंगा मैं, आप रुकोगे तो बताऊंगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है ओंकार सिंह जी, अगर आप चुप होंगे तभी तो जवाब देंगे वो। दे दो। ठीक है, आपने वो देने की बजाय एक लॉलीपॉप उनको भी पकड़ा दिया, ठीक है ओंकार वृद्धि करके, फीस वृद्धि करके भला नहीं होगा। उनकी पिछली पेमेंट कीजिए और बच्चों को 10% बढ़ाना, 10% पढ़ाओ, 20 बढ़ाना 20% पढ़ाओ, लेकिन बच्चों के अभिभावकों को अनिश्चितता के दौर से दूर करो। ठीक है अत्रे साहब, ओंकार जी आ रहा हूँ मैं, ओंकार जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। अत्रे साहब, एक सवाल मेरा भी है, इन दोनों जो प्रवक्ता हैं उनके सवाल के जवाब तो आप देंगे। एक सवाल मेरा भी है भाई, अब आप ये कह रहे हैं कि 2 से लेकर के और 12वीं तक अभी भी हम नियम 134 के तहत बच्चों को दाखिला देंगे, सरकार ने यह फैसला किया है। लेकिन जो दिक्कतें फरवरी में हमें देखने को मिली, जो तमाम अभिभावक हैं वो किस तरीके से दर दर भटकते नजर आए, ये दिक्कत आने वाले समय में ना हो, इसके लिए सरकार की क्या तैयारी है? ऐसा है कि एक प्रश्न सर सामने आके 34 ए के तहत देंगे तो सरकार ने उनसे तुरंत ये डिटेल मंगवा ली है कि उनके पास कितनी सीटें खाली हैं। देखिए ये बहन जी, आपने फिर अभी भी मुझे समझ नहीं आता, जब मैं बोलने लगता हूँ यार इनकी आप आवाज क्यों बोल देते हो, इनके आप डाउन क्यों नहीं कर सकते? तो या आपको अच्छा लगता है कि चाचा चाचा होती रहे? अगर आप कहोगे तो हम बंद करके चले जाते हैं भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो हमारा? रेणु तंवर जी, जब आपकी बारी आती है आप अपनी बारी में बोल नहीं पाती हैं, आप अपनी बारी में बोलती नहीं है। जो आपसे सवाल पूछा जाता है उसका आप जवाब नहीं देती, उसका जवाब आपके पास होता नहीं है। जब किसी और की बारी होती है तो आप बोलने लग जाती हैं। देखिए अमित जी, ऐसा अब आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं भाई। रेणु जी अगर सवाल कर रही है तो जवाब भी तो ले लीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं वो। चुप तो कर जाओ अपने साहब, इनके सवाल का जवाब दे दो। आप मेरे सवाल का जवाब दो या ना दो, लेकिन इनके सवाल का जवाब दे दो आप। बोलिए। अब सुन लीजिए अब रेणु जी सवाल किया है तो जवाब ले लो ना। रेणु जी अब जवाब ले लो, बोल रहे हैं आपके सवाल पर। में अमित जी 134 के अंदर प्रावधान ये था कि 10% गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन मिलेगा। 134 के अंदर ये प्रावधान था कि उस एडमिशन के लिए उनको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अब इनको फिर भी राइट टू एजुकेशन के अंदर 10% की जगह 25% गरीब बच्चों को एडमिशन होगा। देखिए अंतर कितना है, 15% ज्यादा का। दूसरा, किसी एंट्रेंस टेस्ट की जरूरत नहीं है राइट टू एजुकेशन में, तो ये बच्चों के लिए लाभदायक चीज है। इससे ज्यादा गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा। ये तो वजह है कि 134 की जगह हमने राइट टू एजुकेशन को प्रेफरेंस दी। दूसरी बात, अब इन बहन जी के सवाल का जवाब आ गया होगा तो यार इनकी आवाज डाउन कर दो ना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई, या फिर भी डाउन इनकी। अब मैं ओंकार जी की बातों का जवाब देता हूँ। देखिए ओंकार जी ने जितने सवाल उठाए अमित जी सारे झूठ है, मुझे दुख होता है। इन्होंने कहा कि साहब देखिए फीस की बढ़ोतरी, ओंकार जी इस सरकार ने बाकायदा कानून, सुनिए ओंकार जी सुन लीजिए, कोई भी प्राइवेट स्कूल, पहले सरकार ने प्रोविजन किया 10.83% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। फिर सरकार ने इसको रिवाइज करके 5%, फॉर्म 6 स्कूल का भरना कंपलसरी होगा। स्कूल को अपने प्रोस्पेक्ट पे अपनी फीस डिटेल देनी होगी। जो आप बात कर रहे हो ना कि वो तरह तरह के चार्जेस लगा देते हैं, सरकार ने ये भी बंदिश लगा दी कि वो अपने फीस स्ट्रक्चर को अपने नोटिस बोर्ड पे भी चस्पा करेंगे, फॉर्म 6 के अंदर पूरी डिटेल देंगे। अगर उनको किसी कारण से, कई बार ये होता है कि स्कूल ने अपने टीचर वो भी 5% से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और उसकी डिटेल उनको पहले देनी पड़ेगी। फाइनेंशियल सुन लीजिए, बीच में ना बोलिए, अरे भाई बीच में ना बोलिए, आपकी बात का जवाब। अरे रुक जाइए भाई, आपको बता रहा हूँ मैं, हो सकता है आपके किसी सुन लीजिए पहले, अरे पहले सुनते लो भाई, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए सरकार ने ये भी कहा कि अगर कोई स्कूल इस सरकार के इन नियमों की अवहेलना करता है उस स्कूल के ऊपर कार्रवाई होगी। आपको याद होगा ओंकार जी, सरकार ने बाकायदा स्कूल को नोटिस भेज के उनकी मान्यता रद्द करने का नोटिस भेजा था, वो स्कूल कोर्ट में चले गए थे। अरे भाई अभी क्या यार लोगों को बिठा दिया आपने, कहाँ से बिठाते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। अरे अपनी बारी में सुन सकते हो, अरे ओंकार जी आप चुप रह के सुन सकते हो, अपनी बारी में बोलने का मौका मिल रहा है, तब तकलीफ क्यों नहीं होती? अरे क्या लोग बिठा दिए भाई, मैं तो हैरान हूँ। ओंकार जी ऐसा है, मत बीच में समय खराब कर रहे हैं। रेणु तंवर जी तो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। आप सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून को पढ़ लो। और मैं ये भी कह रहा हूँ
सरकार ने ये प्रोविजन भी रखा है कि अगर कोई स्कूल सरकार के नियमों की अवहेलना करता है उसकी कंप्लेंट करो, उसमें कार्रवाई होगी। सरकार ने पहले मान्यता प्राप्त रद्द करने का नोटिस दिया था ना स्कूलों को, सरकार कार्रवाई करती है ना स्कूलों पे। और सबसे बड़ी बात, मॉडल संस्कृति स्कूलों की बात की ओंकार की, कितना बड़ा झूठ कि साहब आपने मॉडल संस्कृति स्कूलों में फीस लगा दी। अरे 1,80,000 रुपए सालाना से कम आमदन जिस अभिभावक की है उस अभी बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, उसकी कोई फीस नहीं ली जाती। पहले जाके संस्कृति मॉडल स्कूल को चेक कर लीजिए ओंकार जी, कम से कम झूठ मत बोलो भाई। यहाँ के आपको झूठ बोलना शुरू कर देते हो, संस्कृति मॉडल स्कूल में फीस ले रहे हैं। 1,80,000 रुपए सालाना से कम आमदन वाले गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार है और सरकार ने इसका प्रावधान किया है। ठीक है अत्रे साहब, रेणु जी को सुन लेते हैं, रेणु जी को सुन लेते हैं। अब देखना अत्रे साहब, अब देखना वो अपनी बारी जैसे उनकी आएगी, मैं सवाल करूंगा वो जवाब नहीं देंगे। अब देखना, हाँ बोलिए रेणु जी, बोलिए रेणु जी, अब आपकी बारी है। झूठ बोल रहे हो, हरियाणा की पब्लिक को आप झूठ बोल रहे हो। बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मुझे हंसी नहीं आ रही है, मुझे हंसी नहीं आ रही है क्योंकि मुझे सत्ता का अहंकार नहीं है। आपको ढंग से पढ़ के आने की भी जरूरत नहीं है। राइट टू एजुकेशन कुछ नहीं छुपा सकते, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे 1 घंटा बैठ के हंसिए, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो जनता खुद ले लेगी। आपके कहने में से हमने ये दिया, आपने कुछ दिया नहीं। ऑलरेडी ये चीजें उसमें थी, और जब चीज आपने खत्म क्यों किया? ये तो पागल बनाने वाली बात हुई ना, जनता को मूर्ख बनाने वाली बात हुई कि भैया एजुकेशन का राइट तो भाजपा सरकार ने हरियाणा में पैदा किया, पहले तो कभी था ही नहीं। और जो वो था तो सब गलत था। बच्चों को एडमिशन करा था, ये बता दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिबेट में। बता कितने बच्चों को आपने एजुकेशन के अधिकार से वंचित किया है, बताइए आप। आर्टिकल 134 नहीं वो, लेकिन रेणु जी भाई, अत्रे साहब तो आपके सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन उनके सवाल का जवाब आप नहीं दे रही है ना, ये दिक्कत ये है। गलत बोल रहे हैं, जो जवाब है, जो उनमें गलत बोल रहे हैं उन्हीं को तो गलत कर रही हूँ। जो 25% नहीं, पहला सवाल कांग्रेस पार्टी ने, पहला सवाल जब आपकी सरकार थी आपने 25% को 10% क्यों किया? सवाल तो सुन लीजिए, जब आपकी सरकार थी आपने 25% को 10% क्यों किया? मैं नियम 134 की एक ही बात कर रहा हूँ, मैं नियम 134 एक ही बात कर रहा हूँ। और दूसरा सवाल जो आपसे बार बार पूछा जा रहा है कि नियम 134 के तहत आपने अपने शासनकाल में कितने बच्चों को एडमिशन दिया? 31,000 बच्चों में 25% बच्चे, मतलब 4 लाख से अधिक बच्चों को इन्होंने शिक्षा से वंचित कर दिया। ये बीजेपी सरकार की खूबी है। मतलब उनका आंकड़ा है आपके पास, आपके पास अपना आंकड़ा नहीं है? नहीं, जैसे ये हमारे पास आंकड़ा है, पूरी स्टडी है, तभी मैं बोल रही हूँ। ये मैंने पैदा नहीं करा, आर्टिकल 134 से मैंने खत्म नहीं किया, मैंने खत्म नहीं किया, हमने खत्म नहीं किया, हमारी सरकार ने खत्म नहीं किया, इन्होंने खत्म किया और फिर कह रहे हैं कि हम 25% कर रहे हैं उसको। अरे 25% तो ऑलरेडी हरियाणा में है, फिर ये क्या खत्म कर रहे हैं? क्या शुरू कर रहे हैं? आप बताइए क्या कर लेंगे आप इनका? तो ये कह रहेगा हरियाणा में 25% है, बताइए ऐसे कैसे बैठ करोगे? ये बताओ, वो खत्म झूठ बोल रहा हूँ बैठ के, उससे क्या मैच करोगे अमित भाई आप? पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है 134 का प्रावधान पर नहीं बैंकिंग की सरकार ने किया। ठीक है रेणु जी अब आपकी बात पूरी हो गई। रेणु जी अब आपकी बात पूरी हो गई, देखो पूरा मौका दिया मैंने आपको बोलने का, अब आप चुप रहिए प्लीज। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ये तरीका नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ओंकार जी जल्दी से, समय नहीं है, फिर अत्रे साहब के पास जाना मुझे। अमित जी देखो, मेरे भाई परवीन अत्रे जी बोल रहे हैं हमने मान्यता रद्द करने का ये किया वो किया, प्रावधान किया। मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी तक कितने स्कूलों की कंप्लेंट आई? मैं खुद डायरेक्टर ऑफिस में गया, मैं अमित जी बताना चाहता हूँ, बीईओ, डीईओ, एसएफआरसी और डायरेक्टर, 4 अथॉरिटियां हैं एजुकेशन के मामले में, 5वीं तो नहीं है। इन 4 अथॉरिटियों में से किसी एक अथॉरिटी ने, ठीक है अत्रे साहब जल्दी से जवाब 10 सेकंड में। अत्रे साहब आखिरी कमेंट आपका जल्दी से। ठीक है ओंकार जी, अथॉरिटी है वो सरकार ने किस लिए बनाई है तो ये बता दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब इसमें आ जाएगा। किस लिए है वो अथॉरिटी, बताइए किस लिए है वो जो आप बार बार फीस वाला सवाल उठा रहे हैं, वो अथॉरिटी बनी इसलिए है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से फीस ना बढ़ा सके। इस सरकार ने तो ओंकार जी बाकायदा फीस ऑडिट कमेटी बनाई है जो फीस के ऊपर लगाम लगा सके। इस सरकार ने तो साहब मेरे पास समय की कमी है। अत्रे साहब आपका, ओंकार जी आपका, रेणु जी आपका शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सरकार ने जिस मंशा के साथ इसको फिर से बहाल करने का फैसला किया है,
क्या वाकई में छात्रों को, विद्यार्थियों को इसका फायदा मिलेगा? यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का यह कहना है कि सरकार ने फैसले को बहाल किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सरकार इसको खत्म नहीं करेगी। धीरे धीरे सरकार इसको खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगी, लेकिन एक साथ इसको खत्म करने से जो अभिभावक हैं उनकी चिंताएं देखने को मिल रही थी, उनकी आपत्तियां थी, और इसीलिए सरकार ने यह फैसला किया है कि इसको धीरे धीरे साल दर साल, कक्षा कक्षा, मतलब जैसे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इसको खत्म किया जाए। इतना एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट